नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कृषि पर्यवेक्षक, ICR, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। तो चलिए, ये जो स्पेशल क्लास है एग्रीकल्चर TGT, PGT के लिए चलाई जा रही है। बाकी सभी एग्रीकल्चर के एग्जामों के लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जल उपयोग दक्षता की इकाई होती है। आपको बताना है जल उपयोग दक्षता की इकाई क्या है, किस में मापा जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन, किलोग्राम, हेक्टेयर प्रति एमएम में, या किलोग्राम हेक्टेयर या मीटर में, किलोग्राम हेक्टेयर या एमएम, यहाँ सेंटीमीटर का लीजिएगा, सेंटीमीटर में, या किलोग्राम हेक्टेयर मीटर क्यूब में। तो इसमें से करेक्ट आपको बताइए क्या हो सकता है। यहां देखेंगे जल उपयोग दक्षता हमेशा किलोग्राम में मापी जाती है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, किलोग्राम। उसके बाद जल उपयोग दक्षता इकाई को हेक्टेयर में भी माप सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। लेकिन जल उपयोग दक्षता को मीटर में नहीं मापते हैं, याद रखेंगे। सेंटीमीटर में नहीं मापते हैं, मीटर क्यूब में नहीं मापा जाता है, इसको हमेशा मापा जाता है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मिलीमीटर में। ठीक है, मिलीमीटर में या एमएम में मापा जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, आवश्यक पोषक तत्व नहीं है, लेकिन कुछ पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक माना जाता है। देखते हैं ऑप्शन, Zn, MO, CO, V या फेरस, बोरान, कॉपर। तो इसमें से बताइए, यहाँ पर Zn और MO मोलिब्डेनम जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। किस प्रकार का सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। यहाँ पर CO यानी कोबाल्ट और वेनेडियम, ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को लाभदायक पोषक तत्व भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लाभदायक पोषक तत्व भी कहा जाता है, पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पर Fe और बोरान जो है ये भी सूक्ष्म पोषक तत्व है, याद रखेंगे। और यहाँ पर बोरान और कॉपर ये भी सूक्ष्म पोषक तत्व है। यहाँ पर एक चीज और बता दें, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को क्रियात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, लाभदायक पोषक तत्व जो है इसी को क्रियात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्रियात्मक पोषक तत्व कहते हैं। और इसके अवधारणा किसने दी थी, क्रियात्मक पोषक तत्व, लाभदायक पोषक तत्व की अवधारणा पूछा गया है बहुत बार, तो DJ निकोलस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, DJ निकोलस के द्वारा दिया गया था। और याद रखेंगे यहाँ पर कि इनके द्वारा जो अवधारणा दी गई थी, इन्होंने कहा था कि 17 पोषक तत्व होते हैं प्लस 4 जो है लाभदायक पोषक तत्व होते हैं। वो लाभदायक पोषक तत्व 4 कौन कौन से हो जाएंगे, Na, वेनेडियम, CO और सिलिकॉन। ठीक है, ये 4 पोषक तत्व हैं जो लाभदायक पोषक तत्व हैं, जिसको क्रियात्मक पोषक तत्व कहते हैं। जो कि पोषक तत्व क्या है, ये पौधों की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक माने जाते हैं, ये चारों याद रखेंगे। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक सूक्ष्म पोषक तत्व है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरीन, Zn, मैग्नीशियम या उपयुक्त सभी। तो क्लोरीन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, और यहाँ पर जिंक की बात करेंगे तो ये हो जाता है धन आयन। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नीशियम की बात करें तो ये भी हो जाएगा धनात्मक पोषक तत्व। ठीक है, तो इसमें से आप देख सकते हैं क्लोरीन जो है हमारा ये ऋणात्मक पोषक तत्व है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। और एक चीज और, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है, दोनों में अंतर होता है।
माइक्रो के अंदर जो आएंगे पोषक तत्व NPK आ जाएगा, इसके साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आ जाएगा, याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक लगाई जाने वाली गेहूं की फसल कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, टेट्रिकम ड्यूरम, टेट्रिकम स्टाइवम, टेट्रिकम डाइकोकम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टेट्रिकम स्टाइवम को हम क्या कहते हैं, मैक्रोनी गेहूं के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, मैक्रोनी गेहूं के नाम से जानते हैं। और टेट्रिकम स्टाइवम को हम मैक्सिकन गेहूं के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिकन वीट के नाम से इसको जानते हैं। तो यही सबसे ज़्यादा भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली जो गेहूं है टेट्रिकम स्टाइवम हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर टेट्रिकम डाइकोकम जो देख रहे हैं ये हमारे भारत के अंदर दक्षिणी भारत में उगाया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में उगाया जाता है इसको। ठीक है, तो बी ऑप्शन है हमारा राइट। चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, मोटे अनाज का राजा किस धान्य वाली फसल को कहा जाता है, बाजरा, मक्का, गेहूं, ज्वार। तो बाजरा के बारे में आपको बता दें, इसको गरीब का भोजन कहते हैं। ठीक है, गरीब का भोजन इसको कहा जाता है, याद रखेंगे। मक्का को क्या कहते हैं, मोटे अनाजों का मोटे अनाजों की रानी कहते हैं, इसको याद रखेंगे। गेहूं को क्या कहते हैं, अनाजों का राजा, अनाजों का राजा इसको कहते हैं। ज्वार को क्या कहते हैं, मोटे अनाजों का राजा, मोटे अनाजों का राजा इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा सोरगम, यानी कि ज्वार। ज्वार को कहते हैं मोटे अनाजों का राजा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्के में परागकण होता है क्योंकि ये मोनोसियस और प्रोटोगायनी होता है, मोनोसियस और प्रोटोएंड्री होता है, डायोसियस और प्रोटोएंड्री होता है, या प्रोटोगायनी होता है। तो एक चीज़ यहाँ पर जाहिर है कि मोनोसियस तो होता ही है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले नर भाग आता है। ठीक है, तो ये प्रोटोएंड्री हो जाएगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोसियस व प्रोटोएंड्री। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर वाला जो भाग होता है उसको हम टेसल के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। टेसल किस में होता है, तो ये मक्के के अंदर होता है नर वाला पार्ट। और मादा वाला जो पार्ट होता है इसको सिल्क के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्वार में HCN की कितनी मात्रा पशुओं के लिए हानिकारक होती है, 0.1 mg प्रति 100 ग्राम से अधिक, 0.5 प्रति 100 ग्राम से अधिक, 1 mg प्रति 100 ग्राम से अधिक, या 5 mg प्रति 100 ग्राम से अधिक। HCN को हम धुरीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, धुरीन के नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो निर्माण होता है ये पूछा गया है बहुत बार एग्जामों में कि HCN का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण रूट में होता है, जड़ों में होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इसका निर्माण कहाँ होता है, रूट्स में होता है, जड़ के अंदर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0.5 mg प्रति 100 ग्राम से अधिक। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन कर रहा है मृदा आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग ठोस पदार्थ से घिरा रहता है। ठीक है, कितना प्रतिशत भाग ठोस पदार्थ से घिरा रहता है ये आपको बताना है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी संरचना पाई जाती है। तो यहाँ पर रहता है 45%, यहाँ पर रहता है 5%। 5% जो रहता है ऑर्गेनिक मैटर रहता है और 45% खनिज पदार्थ रहता है। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर जल हो जाएगा और यहाँ पर वायु हो जाएगा। ये वायु और जल दोनों कितने होते हैं, 50-50% रहता है, याद रखेंगे। और ये 5% हो गया और खनिज हो गया हमारे 45%। तो यहाँ पर पूछा है ठोस पदार्थ, ठीक है, कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यह आप लोगों का परिवार है, यहाँ क्लासें कंटिन्यू चलती हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा प्रोफाइल के ए तथा बी संस्तरों को मिलाकर कहते हैं। ठीक है, आपके ए
ई और बी संस्तर, ये इस प्रकार के संस्तर होते हैं। कभी कभी इसको हटा दिया जाता है। इन दोनों संस्तर को मिलाकर क्या कहा जाता है, यही आपको बताना है। पेडान, सोलन, उपसंस्तर या रिगोलिथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं, सोलम के नाम से जाना जाता है। ए और बी संस्तर को मिलाने पे सोलम का निर्माण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो वर्ड आते हैं इसके अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आता है रिगोलिथ। आप लोग बताइए रिगोलिथ क्या होता है। एक आता है रिगोसोल्स, ठीक है, रिगोसोल्स। इन दोनों में बताइए अंतर क्या होता है। अब अंतर हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। रिगोसोल्स जो होता है इसके अंदर कोई संस्तर नहीं होता है, ठीक है, कोई संस्तर नहीं होता है, ये आपको याद होना चाहिए। रिगोलिथ में क्या होता है, जो ए से लेकर ओ तक जितना संस्तर होते हैं सबको मिलाकर क्या कहते हैं, रिगोलिथ कहा जाता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि से संबंधित दिवस है, ठीक है। इसमें पूछा गया है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, 5 दिसंबर को, 23 दिसंबर को या 28 फरवरी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सब के सब, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे 21 मार्च। 21 मार्च को आप याद रखेंगे क्या मनाते हैं, वन दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 23 मार्च को क्या मनाते हैं, मौसम भविष्यवाणी दिवस या कह सकते हैं मौसम दिवस मनाते हैं, ठीक है, मौसम दिवस मनाते हैं। तो ये तारीख भी आपको याद रखना है क्योंकि कृषि से रिलेटिव तारीखें हैं। तो यहाँ पर पूछा है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5 दिसंबर को, ठीक है, 5 दिसंबर को। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक चीज़ और, यहाँ पर 5 दिसंबर को ही किसान दिवस मनाया जाता है, लेकिन चौधरी चरण सिंह के याद में, ये भी आपको याद रखना है। और इसी को क्या कहा जाता है, किसान मसीहा दिवस भी कहा जाता है, ठीक है। 23 दिसंबर को क्या कहते हैं, किसान मसीहा दिवस, ठीक है, दिवस ये कहा जाता है 23 दिसंबर को। यानी कि किसान दिवस कब मनाते हैं, 23 दिसंबर को मनाते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 23 दिसंबर को किसान मसीहा दिवस यानी कि किसान दिवस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है साधारणतया मृदा वायु में कितने प्रतिशत CO2 पाई जाती है। आपको बताना है मृदा वायु के अंदर कितने परसेंट CO2 की मात्रा पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ एक चीज़ आपको बता दें, वायुमंडल की अगर बात करें, ठीक है, अगर वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल के अंदर CO2 की मात्रा 0.3% पाई जाती है, आपको याद होना चाहिए। अगर मृदा की बात करें, मृदा के अंदर CO2 की मात्रा कितनी परसेंट पाई जाती है, तो 0.3% पाई जाती है। तो यहाँ पर मृदा वायु पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ppm में बता दें, ppm में अगर पूछ लें तो क्या आप आंसर देंगे ppm वाला, तो इसका ppm में अगर आंसर देना रहेगा 0.3 × 10,000 जो रहेगा, इसको निकालेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3000 ppm, ठीक है, 3000 ppm आ जाएगा। यहाँ पर चलते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मृदा के जन्म, निर्धारण एवं वर्गीकरण आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पेडोलॉजी, एडेफोलॉजी, इकोलॉजी या भूगर्भ विज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पेडोलॉजी के जनक कौन है या मृदा के जनक कौन है, दोनों के जनक एक ही रहेंगे। तो आपको याद होना चाहिए मृदा विज्ञान के जनक और पेडोलॉजी के जनक वी डोकुचेव ये हो जाएंगे मृदा विज्ञान के जनक और पेडोलॉजी विज्ञान के जनक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कीड़े के प्रकोप से हॉपर बर्न होता है, ठीक है, हॉपर
बर्न होता है, ये आपको बताना है। फड़का, गन्ने का पायरीला, भूरा फुदका या हरा फुदका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, BPH के नाम से जाना जाता है, जिसको ब्राउन हॉपर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्राउन हॉपर के नाम से इसको जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट किट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कीड़े के प्रकोप से हॉपर, ये तो क्वेश्चन हो गया। और एक चीज यहां पर ध्यान देंगे कि हॉपर बर्न जो होता है कौन सी क्रॉप के अंदर लगता है। ठीक है, तो कौन सी क्रॉप में लगता है, ये धान में। ठीक है, धान का एक प्रमुख कीट है हॉपर बर्न। तो इसका आंसर था क्या, इसका आंसर था भूरा फुदका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नर्सरी में मात्र पौधे के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है, मात्र पौधे मतलब क्या होते हैं, तो इसको प्रोजनी ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, प्रोजनी ब्लॉक कहा जाता है। तो इसके लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है, 15%, 10%, 20%, 25%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15%। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज और आपको बता दें, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, यानी 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 1 ग्राम कितना होता है, तो 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम हो जाएगा। और 1 ppm कितना होता है, तो 1 ppm आपको याद रखना 1 मिलीग्राम होता है। ये भी आंकड़े आपको याद होने चाहिए जनरल रूप से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नर्सरी के पौधे को बाहरी वातावरण के अनुकूल बनाना क्या कहलाता है, ट्रांसप्लांटिंग, रोपण या हार्डनिंग ऑफ या उपयुक्त सभी। तो बाहरी वातावरण में अनुकूल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 से लेके 15 दिन पहले क्या करेंगे, 10 से लेके 15 दिन पहले हम सिंचाई करना बंद कर देंगे, यानी कि फसलों को पानी देना बंद कर देंगे। ठीक है, अब इस क्रिया को क्या कहते हैं, हार्डनिंग ऑफ कहा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 से 15 दिन अगर उसमें पानी देना बंद कर देंगे तो वो धीरे धीरे वहाँ के वातावरण में अनुकूल हो जाएगा। तो उसी को हार्डनिंग ऑफ कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जीवाश्म पदार्थ से मृदा की धन क्षमता घटती है, बढ़ती है या अपरिवर्तित रहती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जीवाश्म पदार्थ से मृदा की धन क्षमता जो होती है वो होती है बढ़ जाती है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, सीनी ग्रीन जहरीला तत्व पाया जाता है गोभी वर्गीय सब्जियों में, तरबूज में, बैगन में या उपयुक्त सभी। तो बैगन के अंदर जो जहरीला तत्व पाया जाता है उसको सोलोसोडीन कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलोसोडीन कहा जाता है, जो बैगन के अंदर जहरीला तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर सीनी ग्रीन जहरीला तत्व पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोभी वर्गीय सब्जियों के अंदर ये तत्व पाया जाता है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी बहार के फलों में कीटों व रोगों की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है, अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अम्बे बहार। अम्बे बहार के अंदर क्या होता है, कीटों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। मृग बहार की बात करें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन मिलता है। हस्त बहार की बात करें, सबसे अच्छा बेस्ट क्वालिटी के जो फ्रूट मिलते हैं वो हस्त बहार में मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्पत्ति के केंद्र किसने दिए थे, नेल्सन एहिल ने या बिविलियो ने या डेवेनपोर्ट ने या सुल एंड ईस्ट ने। तो सुल एंड ईस्ट ने ये इन्होंने मक्का पर दिया था। ठीक है, मक्का पर। लेकिन यहाँ उत्पत्ति के केंद्र किसने दिया था ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिविलियो ने। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पूसा मेघदूत किस्म किसकी है ये आपको बताना है, टमाटर, लौकी, बैगन या मिर्च। इसके साथ पूसा मेघदूत के साथ एक और आप याद रखेंगे, पूसा मंजरी। पूसा मंजरी
ये बताइए दोनों किस्में किसकी हो जाएंगी, तो ये हो जाएगी लौकी के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सार्वजनिक क्षेत्रों की पहली हाइब्रिड किस्म है, याद रखेंगे पूसा मेघदूत और पूसा मंजरी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए प्रथम हाइब्रिड संकर वैरायटी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेट्रोसिस की डोमिनेंट अवधारणा किसने दी थी? निल्सन एहिल ने, विविलियो ने, डेवेनोपोर्ट ने या सुल एंड ईस्ट ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेवेनोपोर्ट ने, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विशिष्ट संयोजन क्षमता किस पर निर्भर करती है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर, मादा, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, यानी कि सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? ठीक है, रेड रस्ट डिजीज आपको बताना है चाय के अंदर किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, कवक के कारण, हरे शैवाल के कारण, लाइकेन के कारण। अधिकतर लोग रस्ट देख लेते हैं तो रस्ट देखते ही टिक लगाएंगे कवक पर, ठीक है, जबकि ये गलत है। इसमें चाय का जो लाल रस्ट रोग है वो किस पे होता है? यानी कि हरे शैवाल में होता है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके कारण होता है? ये हरे शैवाल के कारण होता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण, निमेटोड्स के कारण, विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नींबू का कैंकर रोग जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि जीवाणु के कारण होता है। उस जीवाणु का नाम भी आपको याद होना चाहिए, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस सिट्राई। ठीक है, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस सिट्राई के कारण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं विषाणु के कारण भी एक नींबू के अंदर बहुत ही खतरनाक रोग लगता है जिसका नाम है ट्रिस्टेजा। ठीक है, ये विषाणु के कारण होता है, लेकिन इसका प्रसार का कार्य कौन करता है? तो एफिड द्वारा ये प्रसार होता है। ठीक है, एफिड द्वारा ये प्रसार होता है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं, एक यहाँ कवक के कारण क्या होता है? गमोसिस होता है। क्या होता है? गमोसिस होता है। ये भी नींबू का खतरनाक रोग होता है। गमोसिस कवक के कारण होता है, जिसको गोदंती रोग के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, सिंथेटिक किस्मों में जनक लिए जा सकते हैं। कितने जनक का हम प्रयोग कर सकते हैं? तो मुख्य रूप से 5 से लेके 8 ही जनकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 से लेके 8 जनक का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? अंडा, प्यूपा, कैटरपिलर या एमोगो? तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो फसलों पर आक्रमण वाला कीट है, हानि जो पहुंचाते हैं, उसकी अवस्था कौन सी हानि पहुंचाती है? तो याद रखेंगे कैटरपिलर सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समन्वित नियंत्रण प्रणाली में कीट विष निम्नलिखित में से किस अवस्था में प्रयुक्त होते हैं? सामान्य न्यूनतम आर्थिक स्तर पर, सामान्य संतुलन स्तर पर, आर्थिक क्षति स्तर पर या पूर्ण क्षति स्तर पर? तो आपको बताना है कि जो इसमें समन्वित नियंत्रण प्रणाली के अंदर जो कीट विष हम छिड़काव करते हैं तो किस अवस्था पर हम उसका छिड़काव करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक क्षति स्तर पर। ठीक है, इस स्टेज पर अगर पहुंच जाए तब उसका हम विष का छिड़काव करेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? बहुत ईजी आसान क्वेश्चन है। कैम्बियम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा या बाह्य त्वचा द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जा से जल, जा से जाइलम। ठीक है, जाइलम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29, पत्तियों में हरितमाहीनता किसकी कमी से होता है? ठीक है, आपको बताना है नेक्रोसिस की समस्या, हरितमाहीनता किसके कारण होता है? कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम या कॉपर?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि मैग्नीशियम की कमी के कारण पत्तियों में हरितमाहीनता यानी कि नेक्रोसिस रोग हो जाता है। बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पंखहीन कीट का उपवर्ग है एप्टेरिगोटा, एक्सिप्टेरिगोटा या टेरिगोटा या एंडो एप्टेरिगोटा। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। पंखहीन कीट का उपवर्ग बताना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एप्टेरिगोटा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट के अंदर बताइएगा। वीडियो पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।